हेलो एवरीवन। आज हम लोग का नगर पालिका अधिनियम धारा 50 से शुरू होगा और लगभग धारा 129 ए तक पहुंचेंगे हम लोग। धारा 50 से धारा 129 ए देखें तो सबसे पहले धारा 50 क्या कहती है नगर पालिका अधिनियम की। नगर पालिका के कार्य जिनका अध्यक्ष द्वारा निर्वहन अवश्य किया जाएगा। कौन से ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष को अवश्य करना होते हैं, अनिवार्य हैं उसके लिए कार्यों का किया जाना, वो है धारा 50 में। और कुछ कार्य जो है नगर पालिका अध्यक्ष अतिरिक्त कर्तव्य के रूप में करता है। तो अगर कर्तव्य पूछे जाएं या कार्य पूछे जाएं तो वो है धारा 50, और अतिरिक्त कार्य या अतिरिक्त कर्तव्य पूछे जाएं तो वो है धारा 51 नगर पालिका अधिनियम की। तो देखें कौन से आवश्यक या अवश्य किए जाने वाले कार्य है या कर्तव्य है। वो देखें पहला कार्य नगर पालिका के सेवकों की नियुक्ति करने, दंडित अथवा उन्हें बर्खास्त करने के लिए निहित शक्तियां। क्या कर सकता है नगर पालिका अध्यक्ष? किसी सेवक की नियुक्ति कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है या उसे बर्खास्त कर सकता है। ये शक्ति निहित है नगर पालिका अध्यक्ष में। दूसरी बात देखें नगर पालिका के दूसरा पॉइंट, नगर पालिका के सेवकों की सेवा, स्थानांतरण, अवकाश, वेतन, विशेषाधिकार तथा भत्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का इस निमित्त किसी विनिमय के अनुसार अवधारण। कहने का मतलब है कोई नगर पालिका का सेवक है, उसकी सेवा या स्थानांतरण या अवकाश या वेतन से संबंधित जो या उसके जो विशेषाधिकार भत्ते हैं उनसे संबंधित कोई प्रश्न अगर उठता है तो उसका नियमों के अनुसार अवधारण कौन करेगा? नगर पालिका अध्यक्ष। तीसरी बात, नगर पालिका के सभी अधिकारियों एवं निर्माण कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करना। सामान्य पर्यवेक्षण करेगा कौन? नगर पालिका अध्यक्ष। चौथा पॉइंट देखें, विहित प्राधिकारी के समक्ष विवरण पत्र, लेख, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का कर्तव्य। पांचवा और आखिरी अनिवार्य कर्तव्य जो है वो है वे कर्तव्य जो नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष को प्रत्यायोजित किए गए हों, मतलब उसको सौंपे गए हों, वो भी सारे कर्तव्य जो हैं आवश्यक रूप से करेगा नगर पालिका अध्यक्ष। ये पूरी बात हो गई धारा 50 के संदर्भ में। एक ही प्रश्न आता है, अनिवार्य कर्तव्य या अनिवार्य कार्य पूछे जाते हैं तो आप ये 5 पॉइंट लिखते हैं। अगर अनिवार्य कर्तव्य के अलावा अतिरिक्त कर्तव्य पूछे जाते हैं तो धारा 50 और 51 दोनों लिखें। और सिर्फ अतिरिक्त कर्तव्य पूछे जाते हैं, अतिरिक्त कार्य पूछे जाते हैं तो सिर्फ आप धारा 51 लिखें। अब हम लोग देखें नगर पालिका अधिनियम की धारा 51, अध्यक्ष के अतिरिक्त कर्तव्य। पहला क्या है अतिरिक्त कर्तव्य? जब तक इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित या युक्तियुक्त कारण द्वारा उपबंधित न हो, नगर पालिका की सभी बैठकों को आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना। यह हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष का अतिरिक्त कर्तव्य है कि वो क्या करे, नगर पालिका की जो बैठकें हैं उन सारी बैठकों को आयोजित करे और उनकी अध्यक्षता करे। दूसरा अतिरिक्त कर्तव्य क्या सौंपा गया है नगर पालिका अध्यक्ष को? देखें, नगर पालिका के वित्तीय कार्य पर दृष्टि रखना और कार्यपालिका प्रशासन का अधीक्षण करना। क्या करेगा वो? नगर पालिका के जितने भी वित्तीय कार्य हैं उन सब पर दृष्टि रखेगा कि सुचारू रूप से वो कार्य हो रहे हैं, कहीं ज़्यादा या कम धन का व्यय तो नहीं हो रहा है, कोई कपट तो नहीं किया जा रहा है धन के साथ।
ये सब देखेगा, दृष्टि रखेगा। उसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य है, कार्यपालिका है न्यायपालिका की, मतलब प्रशासनिक कार्य है, उनका भी अधीक्षण में सुपरविजन करेगा। तीसरी और आखिरी बात देखें जो अनिवार्य कर्तव्य के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपी गई है, ऐसे अन्य कर्तव्य को संपादित करना जो इस अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अपेक्षा की जाती है अथवा उस पर अधिरोपित किया जाता है। कहने का मतलब है अलग से कोई भी कर्तव्य या कार्य अगर नगर पालिका अध्यक्ष को, चाहे भले ही इस अधिनियम के अनुसार हो या किसी और विधि के अनुसार हो, अगर नगर पालिका अध्यक्ष को सौंपा गया है तो उस कार्य को करने का कर्तव्य भी, उन कर्तव्यों को निर्वहन करने का कार्य भी कौन करेगा? नगर पालिका अध्यक्ष करेगा। उसकी ये ड्यूटी है। अब हम लोग चले अगले पेज पर। अब हम लोग आ गए नगर पालिका अधिनियम की धारा 81 पर, जो कहती है अधिभार का आरोपण। कौन कौन से अधिभार? अधिभार मीन्स होता है सरचार्ज, सरचार्ज मीन्स होता है अतिरिक्त चार्ज, अतिरिक्त कर। हालांकि हमने जब पंचायती राज अधिनियम पढ़ा रहे थे तो पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 में आपको बताए गए हैं कि जो पंचायती राज अधिनियम है वो किन किन अवस्थाओं पर अपने सेवकों पर या प्रधान पर सरचार्ज या अधिभार आरोपित करता है। ये सब बताई गई थी बातें धारा 27 में पंचायती राज अधिनियम की। वही सेम बातें हैं जो धारा 81 में नगर पालिका अधिनियम में बताई गई हैं। वहाँ पर चूंकि जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते थे, प्रधान होते थे या पंच वगैरह होते थे, उन सब पे वो चीज़ लागू होती थी। यहाँ पर जो नगर पालिका के कर्मचारी होंगे, सेवक होंगे, अधिकारी होंगे, सदस्य, अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, इन सब पर ये लगेगा नियम। सबसे पहले हम देखें धारा 81 अधिभार का आरोपण। पहली उपधारा देखें इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां से आपने अच्छे से याद कर लिया है तो वो भी कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ थोड़े से वही जो सदस्य या अध्यक्ष या ये सब होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, बाकी बिल्कुल सेम होता है मैटर। देखें पहली उपधारा, नगर पालिका का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक नगर पालिका की किसी भी संपत्ति की हानि, संपत्ति की हानि, संपत्ति के बाद की लगा लीजिए, किसी संपत्ति नहीं, ये भी ठीक है, नगर की जरूरत नहीं है, नगर पालिका की किसी भी संपत्ति है तो ठीक। फिर संपत्ति में अगर कोई चीज हो रही है, दिक्कत आ रही है या हानि हो रही, किसी चीज की हानि है, क्षय है या धन का दुरुपयोग के लिए अधिभार हेतु दायी होगा, यदि ऐसी हानि, क्षय, दुरुपयोग उस अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या कदाचार का प्रत्यक्ष परिणाम होगा। कहने का मतलब है अगर किसी सेवक द्वारा, अधिकारी द्वारा, अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यों के दौरान कोई संपत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, कोई दुरुपयोग किया गया है या हानि पहुंचाई गई है या क्षय की गई है कोई संपत्ति, कब? जबकि वो उस पद पर, मतलब अध्यक्ष हो, कार्य अधिकारी हो या सेवक हो, और ऐसी हानि उसने अपने उपेक्षा के कारण या अपने कदाचार के कारण प्रत्यक्ष रूप से उस संपत्ति को पहुंचाई हो जो कि नगर पालिका की संपत्ति है, तो वो क्या होगा? अधिभार का दायी होगा। मतलब उस पर अधिभार या सरचार्ज या अतिरिक्त चार्ज आरोपित किया जाएगा, अधिरोपित किया जाएगा।
अब इसमें शर्त क्या है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ ले। प्रश्न यहीं से आता है कि फला अध्यक्ष है, इतने साल से वो अध्यक्ष पद पे नहीं है और उसने ये कदाचार किया था, तो क्या केस चलेगा या नहीं, ये सब प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएंगी आपकी। परंतु को ध्यान से समझ लीजिए। परंतु ये कि वो दायित्व उस हानि, क्षय या दुरुपयोग के घटित होने के 10 वर्ष के पश्चात या उस दिनांक से जब ऐसा व्यक्ति पद पर ना रह जाए, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसा दायित्व समाप्त हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, जाएगा लिखा है लास्ट में, क्योंकि नीचे जगह कम थी, ऊपर गा लिख दिया है। कहने का मतलब है कोई भी अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, सेवक हो नगर पालिका का, या कोई कर्मचारी हो, उसका दायित्व क्या है, अगर उससे क्षति पहुंची है, किसी संपत्ति को क्षय किया है या दुरुपयोग किया उसने नगर पालिका संपत्ति को, तो उसका दायित्व उस क्षय, हानि या जो भी दुरुपयोग है उसके 10 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब उसके बाद आप 10 साल अगर बीत गए हैं, इसके बाद आप वाद नहीं ला पाएंगे। या फिर वो व्यक्ति मान लीजिए पद पर नहीं रहा है, जब उसने क्षति पहुंचाई थी संपत्ति को तो वो पद पर था, आज की डेट में वो पद पर नहीं है, तो अगर 5 साल बीत गए हैं, कहने का मतलब पद पर ना रहने के 5 साल के भीतर आप उससे इन हानियों, क्षति या दुरुपयोग का अधिभार ले सकते हैं, वाद कर सकते हैं, अधिभार आरोपित कर सकते हैं, और पद पर ना रहने के 5 साल के बाद वो दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अब आप उससे अधिभार वसूल नहीं कर पाएंगे। दूसरी उपधारा क्या कहती है, इस प्रकार अधिरोपित अधिभार की धनराशि उसी प्रकार वसूल किए जाने योग्य होगी जैसे वो भू राजस्व का बकाया हो, और कलेक्टर का इस बारे में समाधान हो जाने पर कि धनराशि दे है, वो उसे भू राजस्व के बकाये की वसूली की बात कार्रवाई करेगा। कहने का मतलब है जो अधिभार अधिरोपित किए गए हैं सदस्यों, कर्मचारियों या अधिकारियों पर, तो उसकी वसूली उसी प्रकार से होगी जैसे कि राजस्व जिस पर बकाया होता है, राजस्व की बकाये की वसूली होती है। और चूंकि राजस्व की बकाये की वसूली का कार्य कलेक्टर का है, तो कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि इन पर इतना अधिभार अधिरोपित किया गया है। कोई भी प्राधिकारी उसको बताएगा लिखित में कि इनके ऊपर इतना अधिभार है, तो अब वो कलेक्टर क्या करेगा, भू राजस्व की बकाया की भांति जो भू राजस्व में बकाया के लिए वसूली के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, कार्रवाई की जाएगी, वही कार्रवाई करेगा कौन, कलेक्टर, उस अधिभार को वसूल करने के लिए। तीसरी वो धारा बता दी गई, अधिभार की प्रक्रिया और हानि, क्षय या दुरुपयोग में अंतर्वलित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए। जैसी रीति बताई गई है कि इस तरह से अधिभार आरोपित करके फिर उनको वसूला जाएगा, तो वही जो रीति है वही अपनाई जाएगी उस अधिभार को वसूलने के लिए। चौथी और आखिरी उपधारा देखें, जहां किसी भी अधिभार की वसूली की कोई भी कार्रवाई न की गई हो, नगर पालिका विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से अथवा इस प्रकार निर्देशित किए जाने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध मुआवजे हेतु वाद संस्थित कर सकेगी। क्योंकि ये नगर पालिका क्या है, राज्य सरकार के अधीन होती है, तो राज्य सरकार के अधीन होने के कारण ये नगर पालिका मान लीजिए ये अधिभार अधिरोपित करने उस समय के बीच से या ये वसूली करने का कोई प्रक्रिया नहीं चला पाई है, जो दुरुपयोग किया गया संपत्ति का या क्षय किया गया उसके लिए ये वसूली नहीं कर पाई है। तो अब ये क्या करेगी, जो भी राज्य सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त किया गया है उसकी पहले ये अनुमति लेगी, मंजूरी लेगी, और मंजूरी लेने के बाद या फिर जिस तरह से इसको बताया गया हो कि इस प्रकार आप वसूली कर सकते हैं, तो उस वसूली के लिए, उस मुआवजे के लिए क्या कर सकती है, वाद संस्थित कर सकती है, वाद ला सकती है वसूली के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर
साधारण तरीके से इन्होंने वसूल करने में असमर्थ रहे हैं, तो अब वाद संसिद्ध करके, वाद को स्थापित करके, वाद को लागे ये जो संपत्ति को क्षति, हानि या दुरुपयोग किया गया है उसको उसके मुआवजे के लिए ये उस अमुक व्यक्ति या अधिकारी या सदस्य मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं वाद संसिद्ध करके। अब हम लोग आगे चले। धारा 81 के बाद अब आप आ जाइए डायरेक्ट धारा 128 पे, क्योंकि बीच की धारा है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 128 नगर पालिका अधिनियम की क्या कह रही है? नगर पालिका द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले कर। कौन से कर हैं जो नगर पालिका द्वारा आरोपित या अधिरोपित किए जा सकते हैं, ये बताती है धारा 128 नगर पालिका अधिनियम की। समझें इसको। पुल पर उद्ग्रहीण जल निकास कर, मतलब भवनों के द्वारा जो भवन की वार्षिक मूल्य है, कीमत है, उस भवन द्वारा जो निकास जल है उस पर कर जो लगाया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है नगर पालिका द्वारा। चौथी बात देखें, व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर। क्या कर सकती है नगर पालिका? उसके अंदर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, आजीविका के लिए कारोबार कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर भी कर लगा सकती है नगर पालिका। पांचवी बात देखें, नाट्यशाला पर कर। छठी बात देखें, नाट्यशाला मतलब जो मनोरंजन वगैरह के लिए नाट्यशालाएं बनाई जाती है नगर पालिका क्षेत्र में, उन पर भी कर लगा सकती है नगर पालिका। छठी बात, नगर पालिका के भीतर रखे गए कुत्तों पर कर लगा सकती है। सातवीं बात, सफाई कर लगा सकती है नगर पालिका। आठवीं बात, नगर पालिका के सीमा के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के अंतरण विलेख पर कर। नवीं बात, विज्ञापन जो समाचार पत्रों से भिन्न हो पर कर, मतलब समाचार पत्रों में जो विज्ञापन निकाले जाते हैं उनसे भिन्न, जो होर्डिंग आप लोग देखते हैं, उन करों पर, उन विज्ञापनों पर जो होर्डिंग पे लगे हैं उन पर क्या करती है नगर पालिका कर लगा सकती है या लगाती है। 10वीं बात, नगर पालिका की सीमा में स्थित भवनों और नौकाओं पर कर। जो वाहन है, सॉरी भवनों नहीं वाहनों, गलत बोल दिया शायद हमने। नगर पालिका की सीमा में या नगर पालिका के अंदर जो है वाहन है या नौकाएं जो देखते हैं आप चलती हैं, तो उन पर भी कर लगा सकती है नगर पालिका। 11वीं और आखिरी बात, सुधार कर। अगर नगर पालिका कोई सुधार कर रही है अपने क्षेत्र में, उस सुधार पर भी कर लगाएगी कौन? नगर पालिका। एक इसमें हमने पॉइंट लिख दिया एरो लगा के, कर अधिरोपित करने की प्रक्रिया को धारा 131 से 137 में बताया गया है। प्रक्रिया क्या होती है हम कई बार बता चुके हैं कि पहले क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी नगर पालिका की, इस तरह से हम ये कर लगाना चाह रहे हैं, और किसी को आपत्ति है तो वो सुझाव दे या क्या, इस तरह से आमंत्रित करती है आपत्तियों को, फिर उस पर सुनती है, फिर विचार करती है, फिर विचार करने के बाद उद्घोषणा जारी कर देती है, और उसके बाद वो कर अधिरोपित हो जाता है। एक बहुत विशेष बात इसमें धारा 130A में बताई गई है। देखें हम लोग धारा 130A नगर पालिका की क्या कर रही है, करों को अधिरोपित करने की नगर पालिका से अपेक्षा करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति। कौन से कर हैं जिनके अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार अपेक्षा कर सकती है, वो बताई गई धारा 130A में बात।
राज्य सरकार नगर पालिका से धारा 128 में उल्लिखित ऐसे किसी भी कर को जिसे पहले से अधिरोपित न किया गया हो, ऐसी दर और ऐसी अवधि के भीतर अधिरोपित कर सकेगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, और उसके आधार पर नगर पालिका तद अनुसार कार्रवाई करेगी। कहने का मतलब है धारा 128 में वो कर है, उपस्थित है। धारा 128 हमने ऊपर आपको बताई है, 11 पॉइंट बताए। इनके अलावा भी बहुत से कर हैं जो नगर पालिका लगाती है, क्योंकि सारे लिख पाना या बता पाना लगभग नामुमकिन है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि हुआ क्या एग्जैक्टली धारा 130 ये बताती है कि कर जो था वो 128 में था, मगर अभी तक लगाया नहीं गया था, और अब राज्य सरकार चाह रही है कि वो कर अधिरोपित किया जाए। तो जैसा राज्य सरकार बताएगी अधिसूचना में, जैसा निर्दिष्ट करेगी किसको, नगर पालिका को, तो नगर पालिका राज्य सरकार के निर्देशानुसार उस आधार पर जैसा कि बताया गया है कार्रवाई करेगी और उस कर को अब वसूल करेगी वहाँ वहाँ के लोगों से, वहाँ के व्यक्तियों से जो कि पहले वसूले नहीं गए थे। ये बात बताती धारा 130A। अब आप आ जाइए आगे। अब आप लोग आ गए, आखिरी धारा है ये हम लोगों की इस टॉपिक की, इस लेक्चर की, धारा 129A। अभी आपने धारा 128 पढ़ी, उसमें कर बताए गए थे कौन कौन से लगा सकती है नगर पालिका। फिर 130A में भी बताया था कि कौन से मतलब ऐसे कर हैं जो राज्य सरकार के निर्देशों पर लगेंगे, वो 130A में बताया गया। अब 129 ये बताएगी कि कौन से भवनों और कौन से भूमियों को कर से छूट मिलती है, किन भूमियों या किन भवनों पर नगर पालिका कर नहीं लगाती या नहीं लगा सकती या नहीं लगाती है। तो देखें हम लोग धारा 129A ये कहती है, धारा 129 का भवनों एवं भूमि को कर से छूट बता दिया गया। निम्नलिखित भवनों एवं भूमि को कर के उद्ग्रहण से छूट दी जाती है। कौन कौन से भवन या घर हैं या सॉरी भूमि है वो देख लें। पहली है मृतकों की अंत्येष्टि से संबंधित प्रयोजनों के लिए भूमि और भवन। जो भी मृतकों के अंतिम संस्कार से संबंधित भूमि होती हैं, जैसे चाहे वो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, इस तरह की जो भूमियां हैं या कोई भवन है ऐसा, जैसे वो शव को इलेक्ट्रिक फर्नेस के ज़रिए चलाया जाता है, तो इस तरह का चाहे भूमि हो या भवन हो, उस पर कोई भी नगर पालिका कर नहीं लगाती है। दूसरा, भवन या भूमि या उसका भाग जिसका एकमात्र अधिभोग और प्रयोग सार्वजनिक पूजा के लिए पूर्त प्रयोजन के लिए किया जाता है। कोई भी ऐसा भवन या भूमि हो जिसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग या अधिभोग या प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक पूजा के लिए हो, या पूर्त कहते हैं चैरिटी, पूर्त प्रयोजन के लिए हो, तो उस पर कर नहीं लगाएगी कौन, नगर पालिका। तीसरी बात देखें, सरकारी सहायता प्राप्त अनुसंधानों और विकास संस्थानों के मैदान। कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त अनुसंधान है या कोई विकास संस्थान है, तो उस पर कोई उन संस्थाओं का कोई मैदान है तो उस पर नगर पालिका अपना कर अधिरोपित नहीं करती है। चौथी बात, सरकारी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त, मतलब जिससे सहायता प्राप्त ना हो, असहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम। कहने का मतलब है कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था हो, चाहे उसको सरकारी सहायता मिल रही हो या ना मिल रही हो,
उस शैक्षिक संस्था का कोई भी खेल का मैदान है या क्रीड़ा स्टेडियम है, क्रीड़ा स्टेडियम भी यही खेलने कूदने का मैदानी टाइप का होता है, तो उस पर कोई भी कर अधिरोपित नहीं करेगी नगर पालिका। पांचवी बात, भवन जिसका उपयोग एकमात्र रूप से विद्यालयों एवं कॉलेजों के रूप में किया जाता है, चाहे वे राज्य से मान्यता प्राप्त हो या ना हो। कहने का मतलब कोई ऐसा भवन है जो सिर्फ विद्यालयों के या कॉलेजों के संचालन के रूप में यूज हो रहा है, चाहे भले ही वो कॉलेज या विद्यालय राज्य सरकार से या राज्य से मान्यता प्राप्त हो या ना मान्यता प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कॉलेज या विद्यालय अगर नगर पालिका इस क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कोई भी कर नगर पालिका नहीं लगाएगी। छठी बात, प्राचीन स्मारक, जो भी प्राचीन स्मारक है उन पर भी कोई भी नगर पालिका कर नहीं लगाया जाता है। फिर देखें आप अगले पॉइंट पर जाइए, 7वीं पॉइंट, भारत संघ में निहित भवन और भूमि। भारत संघ मतलब सरकारी कोई भूमि है, केंद्र सरकार के अंडर में या अनुसरण में कोई भूमि है या भवन है तो उस पर भी कोई नगर पालिका कर नहीं लगाएगी। 8वीं बात और आखिरी बात, कोई स्वामी जो मात्र 30 वर्ग मीटर माप के भवन का भूखंड का अधिभोग कर रहा हो। कहने का मतलब है कोई बेचारा गुजर बसर कर रहा है आदमी जिसका घर बहुत छोटा है, भूखंड बहुत छोटे भूभाग पे बना हुआ है, जिसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ग मीटर है, बहुत छोटी जगह में रह रहा है या उसका अधिभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उस पर भी नगर पालिका कर नहीं लगेगा। नगर पालिका कोई भी कर उस पर नहीं लगाएगी। अब चूंकि अगर अगला टॉपिक करते तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो हम लोगों का, इसलिए आज का वीडियो यहीं तक है। इसके बाद हमने आपको चूंकि जगह खाली थी तो अपना नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा 9450770672। एग्ज़ाम का अब चूंकि बहुत कम दिन बचा है, अब महीने भर के अंदर अंदर आपको सारी तैयारी कर लेनी है। फिर 10 दिन करीब 8 दिन आपको रिवीजन का मिलेगा, टोटल 40 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है मेंस का, इसलिए आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। इस प्रेशर को हमने मद्देनज़र रखते हुए आपको ये नंबर दिया है। कोई भी असुविधा है, कोई भी क्यूरी है तो आप इससे जुड़ जाइए, इस नंबर से व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, इस नंबर पर प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने भी प्रेशर्स हैं आपको उनको मिनिमाइज़ कर रहे हैं। कोई भी असुविधा हो रही है आपको आंसर राइटिंग में, जजमेंट राइटिंग में, प्लीडिंग ऑफ केसेस में, तो डायरेक्ट हम कम्युनिकेट करके आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। हालांकि इसकी हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है और ये भी फ़ीस उन कैंडिडेट्स के लिए रिफंडेबल है जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। आप सिलेक्शन ले लीजिए और ये जो फ़ीस आप जमा करेंगे ये भी वापस कर देंगे हम आपकी और इनाम भी देंगे। कहने का मतलब है फ़ीस का कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, आप फीस से रिलेटेड कोई बात आए तब भी कम्युनिकेट कर लीजिए। बेहतर यही होगा इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, जिससे आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और हम ज़्यादा बेहतर आपको गाइड कर पाएंगे। और आप हमसे चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो आप भी हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा एग्ज़ाम में। और अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं, हमने आपको नीचे अपना एक चैनल दे दिया @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट डालिए, आपको डे 1 से लेकर डे 100 तक का सारे वीडियोस मिलेंगे। सारे वीडियोस में आपको पूरा मेंस का सिलेबस मिल जाएगा। सारे वीडियोस में हमने क्या किया है, PDF लगाया है। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं मोर लिख के आता है, मोर को आप टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिलेगा, यही हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। बेहतर तरीका ये है, हम बार बार बताते हैं कि नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए और हार्ड कॉपी के को अपने हाथ में रखिए और फिर वीडियो को देखिए और फिर टॉपिक को समझिए। टॉपिक जब आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर आप वीडियो को चलने दीजिए, उसी वीडियो को 10 बार कम से कम रिपीट कर दीजिए, तो आपके दिमाग में वो बात एकदम छप जाएगी और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो हमारी बातें आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगी, आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे।
बहुत फ़ायदा होगा। कंप्लीट नोट्स हैं ये मेंस के लिए, चाहे वो PCSJ हो चाहे वो HJS हो यूपी का। कंप्लीट नोट्स हैं, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसलिए आप भटकिए मत, क्योंकि सिलेक्शन जो रुकता है जिन कैंडिडेट्स का को वो भटकाव के वजह से रुकता है। कंप्लीट नोट्स हैं, सारे केस लॉज हमने लेटेस्ट दिए हैं हर सेक्शन पे जहाँ ज़रूरी है। तो केस लॉ के लिए भी आपको नहीं भटकना है, मैटर के लिए भी आपने को नहीं भटकना है, कंप्लीट मैटर है। इसी मैटर को अच्छे से आप याद कर जाइए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हर कैंडिडेट को, हर अपने साथी को ये मैटर हमारा सेंड करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी मैटर है ये, बहुत काम आने वाला है। खुद भी सिलेक्शन लीजिए, अपने साथियों को भी सिलेक्शन दिलाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस।